Hello everyone, this is your Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less things. So as we all know, CMA Inter June 24 के results are already out, and जो हमारा next term है that is December 24, उसके exams जल्द ही आने वाले हैं, and अब जो हमारा time है for the examination वो भी पास आ गया है. उसको हेल्प करने के लिए आपकी इंस्टीट्यूट ICMAI ने आपके लिए MTPs निकाले हैं जिसका फर्स्ट सेट इज आउट. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में ऑडिटिंग वाले पोर्शन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस MTP. पहले हम एक बार MTP देख लेते हैं, सीक्वेंस देख लेते हैं क्वेश्चंस का, समझ लेते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से ज्यादा पोर्शन आया है या कहाँ पे कम पोर्शन आया है, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द MTP डिस्कशन. तो सबसे पहले आप देखोगे सेक्शन ए विच इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सेक्शन ए कंपलसरी होता है, इसमें 30 मार्क के MCQs आते हैं, 15 MCQs रहते हैं, 2 मार्क ईच. तो अगर आप इसमें देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से है. आगे जितने भी क्वेश्चन है वो ऑडिटिंग से. तो मतलब MCQ के सेक्शन में आपका वेटेज ऑडिटिंग पे ज्यादा रहता है. 20 मार्क का ऑडिटिंग का क्वेश्चन आता है एंड नियरली आपका 10 मार्क का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है. दिस इज येट अगेन अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू बिकॉज ऑडिटिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड उससे MCQs बहुत इजी आते हैं. तो अगर आप ध्यान से सारे MCQs करके जा रहे हो तो दिस इज अ मार्क्स ग्रैबर फॉर यू. आप आराम से MCQs में फुल स्कोर कर सकते हो. फिर आते हैं सेक्शन बी जिसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड आपको उनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता है. तो इसमें 2AB, 3, 4AB, 5AB आपका होता है अकाउंट्स का, एंड जो रिमेनिंग आपके 3 क्वेश्चन होते हैं वो ऑडिट के होते हैं. तो अगर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जामिनेशन में एंड आपका ऑडिट वेल प्रिपेयर्ड है तो आप 3 क्वेश्चन ऑडिटिंग के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड कोई 2 अकाउंट्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट्स बेटर है तो आप 3 से 4 क्वेश्चन अकाउंट्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आप ऑडिटिंग के अटेम्प्ट कर सकते हैं. दिस डिपेंड्स टोटली ऑन यू. कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही करना है या सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ही करना है. जैसे भी आपको क्वेश्चन लगे एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे मुझे आता है वैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. हाउएवर इट इज बेनिफिशियल कि आप ऑडिटिंग का अटेम्प्ट करो. इससे क्या होता है कि क्योंकि ऑडिटिंग एक थ्योरी सब्जेक्ट है एंड क्वेश्चंस जनरली डायरेक्ट होते हैं तो आप इजीली उस पर आंसर लिख सकते हो एंड मार्क्स उठा सकते हो. वेयर अकाउंट्स में क्या होता है, हमें डर रहता है कि कोई ना कोई फिगर गलत आ रहा है या हम अकाउंटिंग एंट्री सही से पास नहीं कर पा रहे, जर्नल लेजर हम गलत बना रहे हैं या हमारा जो भी स्टेप्स है वो गलत होते जा रहा है. तो उससे देयर इज अ चांस कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए. बट येट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा अटेम्प्ट करना चाहते हैं. चॉइस जो भी आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हो आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब आते हैं MTP डिस्कशन पे. तो मैंने आपके लिए ऑडिटिंग के क्वेश्चन अलग कर रखे हैं, तो हम इस PDF को रेफर करेंगे फॉर MTP क्वेश्चंस फॉर ऑडिटिंग एंड साथ साथ हम इसके आंसर्स देखते जाएंगे. तो पहले आता है MCQ. सबसे पहला MCQ फॉर ऑडिटिंग है SA 230 stands for Quality Control for Audit of Financial Statements, agreeing the terms of audit engagement, audit documentation या responsibility of joint auditor. तो मैं बता दूं सबसे पहला quality control is defined under SQC 1, agreeing the terms of audit engagement is defined under SA 210, responsibility of joint auditor is defined under SA 299 and audit documentation is defined under SA 230. So SA 230 stands for audit documentation. Next है secretarial audit is applicable to public companies having the paid up share capital of 50 crore, 75 crore, 100 crore, 200 crore. तो हमेशा ये याद रखना जब भी एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स होती है ना उसमें पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट जनरली कम किया जाता है, टर्नओवर और अदर फैक्टर्स का लिमिट ज्यादा किया जाता है. तो आप देखोगे जहां पे भी एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स है वहां पे 10, 20, 50 इससे ज्यादा जनरली नहीं किया जाता. तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो. पेड अप शेयर कैपिटल में सबसे लोएस्ट हमेशा आपकी एप्लीकेबिलिटी लिमिट रहती है. तो यहाँ पे आंसर होगा 50 करोड़. सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाने के लिए पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए. फॉर्म फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इज, मैं हमेशा बोलती हूँ ऑडिट में हमारा लकी नंबर होना चाहिए 3 बिकॉज जनरली सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है उसके आगे नंबर लगता है 3. तो यहाँ पे भी वही है, फॉर्म फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इज MR3. नेक्स्ट
unpaid dividend standing at the credit of unpaid dividend account should be transferred to investor education and protection fund after dash years of it remaining unpaid. तो हमेशा याद रखना, ऑडिट में जब भी ईयर्स की बात हो रही होगी तो आपको दिखेगा कि जनरली 7 ईयर्स ही होता है हर क्वेश्चन का आंसर. मैं बोलती हूँ ऑडिट में हम हमेशा ऐसे याद करते हैं, हम साथ साथ है. तो ईयर्स जब भी आ रहे हैं तो यू कैन यूज दिस ट्रिक कि 7 ईयर्स ही जनरली आंसर होता है. ऑब्वियसली डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट ईयर्स हो सकता है, बट आप देखोगे अनपेड डिविडेंड में 7 ईयर्स है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 7 ईयर्स है, कहीं पे जेल में भी बहुत बार 7 ईयर्स किया जाता है. तो 7 इज आर लकी नंबर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा. अनपेड डिविडेंड अकाउंट जाता है आपके IEPF में 7 साल बाद. Next, which of the following services cannot be rendered by an auditor as per Companies Act 2013? तो ये डिफाइंड है आपके सेक्शन 144 में कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सारे फंक्शंस नहीं अदा कर सकता है. क्या क्या? सबसे पहले तो वो एक्चुरियल सर्विसेज नहीं दे सकता, फिर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कर सकता, उसके बाद आउटसोर्स का काम नहीं कर सकता रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर अकाउंट्स नहीं बना सकता, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फंक्शंस नहीं दे सकता, मैनेजमेंट फंक्शंस नहीं दे सकता, एंड अगर कोई और फंक्शन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 144 या बाद में कभी डिफाइन होता है तो वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है. तो यहाँ पे पूछा है इन चारों में से कौन सा सर्विस फॉल्स अंडर सेक्शन 144 या कौन सा सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकते हैं. सबसे पहला है वाउचिंग, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, तीसरा है इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन रेलेवेंट मैटर्स एंड लास्टली प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस. तो ये आता है आपके सेक्शन 144 में, एंड ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं रेमिट कर सकता है. नेक्स्ट, an individual auditor who has completed his term shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for dash. तो अब इसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है. मैं एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताती हूँ कि एक ऑडिटर जब रीअपॉइंट नहीं हो सकता तो ऑब्वियस ही बात है उसके बदले कोई दूसरे ऑडिटर को लाया जाएगा. एक ऑडिट टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का होता है. तो बहुत नॉर्मल सी बात है जब दूसरा ऑडिटर आ रहा है, अपना फंक्शन रेमिट कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो वो कितने साल तक ऑडिट करेगा वहां पे? मिनिमम 5 इयर्स. अगर उससे रीअपॉइंट किया जाता है तो 10 साल. तो एक ऑडिटर को कब तक, या जो रोटेशन के तहत बाहर गया उसको कब तक वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते? एटलीस्ट एक ऑडिट टर्म तो रीअपॉइंट नहीं कर सकते. एंड एक ऑडिट टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का. बहुत सिंपल है, तुम उस कंपनी से बाहर गए हो तो तुम्हारे बदले कोई आएगा, एंड तुम्हारे बदले जो आएगा उसका भी तो टेन्योर 5 साल है ना. तो एटलीस्ट तुम 5 साल के तो अपॉइंट हो नहीं सकते. हाँ, बाद में जब 5 साल खत्म हो जाए तो तुम्हारे और उसमें कंपटीशन होगा, कोई भी रीअपॉइंट हो सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक ऑडिटर बाहर जाता है रोटेशन के तहत तो वो एक ऑडिट टर्म के लिए वापस ऑडिट नहीं कर सकता उस कंपनी में. एक ऑडिट टर्म का टेन्योर होता है 5 years. So an individual auditor who has completed his term shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for the next 5 years. Which of the following is not an audit risk? तो audit risk के components क्या होते हैं? Inherent risk, control risk and detection risk. तो inherent risk तो है audit risk का part. Detection risk ये भी inherent risk, सॉरी आपका audit risk का part है. Control risk ये भी audit risk का part है. Omission risk is not a part of audit risk. Next, an audit which is conducted considering the particular area of accounting which the owner thinks essential is known as complete audit, partial audit, balance sheet audit, cost audit. कंप्लीट ऑडिट तो मतलब ऐसा ऑडिट होता है जिसमें ऑडिटर सब कुछ चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस पॉलिसी, सब कुछ. तो इसमें तो ओनर कुछ डिफाइन नहीं कर सकता. बैलेंस शीट ऑडिट मतलब आप सिर्फ बैलेंस शीट चेक कर रहे हो. कॉस्ट ऑडिट मतलब आप सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हो. तो यहाँ पे तो ओनर ने कुछ नहीं डिफाइन किया, ये तो इस टाइप का ऑडिट ही है. पार्शियल ऑडिट इज ऑडिट जहां पे ओनर डिफाइन कर देता है कि ऑडिटर को क्या क्या काम करना है. अ कंपनी ऑडिटर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट शैल इन्फॉर्म द सेम टू द रजिस्ट्रार इन डैश फॉर्म. कौन से फॉर्म में
हमारा ऑडिटर बताता है जाते जाते रजिस्ट्रार को एडीटी 3 में, एडीटी 3 में बताया जाता है। एडीटी 1 कब यूज होता है? अपॉइंटमेंट के लिए यूज होता है। एडीटी 2 कब यूज होता है? रिमूवल के लिए यूज होता है। एडीटी 4 कब यूज होता है? फ्रॉड के बारे में बताने के लिए यूज होता है। एडीटी 3 यूज होता है रेजिग्नेशन के बारे में बताने के लिए। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, ये हर 2 टर्म में एक बार आता है, तो इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ। तो आपके रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा होता है जिला परिषद, उसके बाद आपकी आती है पंचायत समिति, एंड फिर ये वापस ब्रेक डाउन होती है इनटू ग्राम पंचायत। तो दीज 3 आर अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। तो ग्राम पंचायत तो आता है, पंचायत समिति भी आता है, जिला परिषद भी आता है, बट ग्राम परिषद नहीं आता है। सो ग्राम परिषद इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। अब ये एमसीक्यू ये क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत बार बच्चों को तीनों नाम याद नहीं होते एंड वो कंफ्यूज होके ग्राम परिषद सिलेक्ट कर देते हैं। इसीलिए मेक अ नोट कि आप ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद करके जा रहे हैं। सेम विद द अर्बन रूरल सेम विद द अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, उनके भी तीनों नाम आपको सही से याद करके जाने हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो। तो दिस वाज फॉर आर एमसीक्यूज। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है आपके डिस्क्रिप्टिव में। जो मैंने पूरा बताया था कि A+B मिला के आपका 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का ए इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क होता है। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला फर्क ये होता है कि ऑडिट का मोटिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना, वेयर एज इन्वेस्टमेंट कोई एक पर्टिकुलर मोटिव से किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रॉड को ढूंढने के लिए किया जाता है। ऑडिट का स्कोप बहुत वाइड होता है क्योंकि वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है, वेयर इन्वेस्टमेंट का स्कोप बहुत नैरो होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज चेक करता है। ऑडिट में ऑडिटर स्केप्टिकल होता है, मतलब क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड रखता है, बट वो सस्पिशियस नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि क्लाइंट ने ऐसे क्यों किया और ऐसे क्यों नहीं। बट इन्वेस्टिगेशन में सस्पिशियस माइंड रखना जरूरी है। ऑडिट में हमारा ऑडिटर एक परसुएसिव एविडेंस से भी मान जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। बट इन्वेस्टमेंट में ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए कंक्लूसिव एविडेंस ही चाहिए। ऑडिट जनरली आपके 1 साल का होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, बट इन्वेस्टिगेशन का ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कभी भी किसी भी टर्म का किया जा सकता है। ऑडिट में आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज जस्ट एन एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर। सो सबसे पहले आता है आपका मीनिंग कि ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। नेक्स्ट आता है आपका स्कोप। तो जहां ऑडिट का होता है वाइड स्कोप, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होता है थोड़ा नैरो। ऑब्जेक्टिव ऑडिट का है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होता है वो पर्टिकुलर चीज को ढूंढना या वो पर्टिकुलर फ्रॉड और एरर को ढूंढना। ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं। ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर। पीरियड जनरली एनुअली होता है, ये कभी भी किसी भी टर्म का हो सकता है। एविडेंस हमारा ऑडिटर परसुएसिव एविडेंस भी मान जाता है, बट इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस नीड्स टू बी कंक्लूसिव। एंड लास्टली ऑडिटर का अप्रोच स्केप्टिकल होता है, सस्पिशियस नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर का अप्रोच सस्पिशियस होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्कस द राइट्स ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। तो क्या क्या हक होते हैं कंपनी ऑडिटर या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास। तो बहुत सिंपल समझो, सबसे पहले उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से बनता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। तो सबसे पहले उसको एक्सेस चाहिए टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या सिर्फ कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स से हो जाएगा? नहीं, अगर ब्रांच है तो ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चाहिए, अगर सब्सिडरी एसोसिएट है तो उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए होंगे। फिर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्वेरी आई तो उसका भी सोल्यूशन चाहिए होगा, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा। उसके बाद
क्या ये सब देख के ढूंढ के ऑडिटर सिर्फ अपने मन में रख लेगा? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट कहाँ सुनाएगा? एजीएम में सुनाएगा। तो इसे एजीएम में सुनाने का हक भी होना चाहिए, एजीएम में जाने का हक भी होना चाहिए, एंड एजीएम की नोटिसेस रिसीव करने के भी हक होना चाहिए। अब क्या ऑडिटर दिन रात ऑडिट रिपोर्ट पे मेहनत करे एंड उस पर कोई और साइन कर सकता है क्या? नहीं, ओनली ऑडिटर हैज द राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। एंड लास्टली, कल को कोई कंपनी में झगड़ा वगड़ा हो जाता है ऑडिटर के साथ एंड ऑडिटर सही होता है, तो क्या तभी भी ऑडिटर को अपनी लीगल एक्सपेंसेस बियर करनी होंगी? नहीं, ऑडिटर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड। तो सबसे पहले, ऑडिटर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर। Auditor has the right to obtain information and explanation in relation to financial statements. Auditor has the right to inspect branch offices and branch accounts also. Auditor has the right to receive the report of branch audit from the branch auditor. Auditor has the right to receive all the notices and attend AGM. Auditor has the right to sign audit report and other documents. Auditor has the right to read the audit report at AGM. Auditor has the right to attend meetings of audit committee also. And lastly, auditor has the right to be indemnified in case of legal cases where auditor is correct or where auditor is innocent. तो क्वेश्चन 6 हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 है कि डेमोन्स्ट्रेट द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी अगर पीपीई का ऑडिट करने भेजा जाए आपको, तो आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। तो एक एक करके असर्शन वाइज प्रोसीजर्स देखते हैं कि क्या क्या असर्शंस में क्या क्या प्रोसीजर लगेंगे। सबसे पहला आता है हमारा एग्जिस्टेंस, यानी क्या पीपी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो बेस्ट वे टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एसेट इज टू डू फिजिकल वेरिफिकेशन। तो पीवी रिपोर्ट ले लो। हो सकता है आप सक्षम नहीं हो पीवी करने में, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी देखनी पड़ती है एसेट्स में, तो आप एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकते हो। फिर ये पीवी रिपोर्ट को बुक से कंपेयर कर दो, जितने डिफरेंसेस आए उसके बारे में मैनेजमेंट से पूछ लो। अब हो सकता है आपको कुछ ऐसे भी एसेट्स के बारे में पता चले जो यूज में नहीं है या वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उनको कह दो मैनेजमेंट को कि वो हटा दे, क्योंकि पीपी का डेफिनेशन कहता है ऑल एसेट्स आर इन यूज। तो जब वो एसेट्स यूज में ही नहीं है तो वो पीपी की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो मैनेजमेंट को कह दो कि वो एसेट्स हटा दे विच आर नॉट इन यूज। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीटनेस, मतलब जितनी भी एसेट्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई है उसके अलावा और कोई एसेट नहीं है ना। तो इसको आप कैसे चेक करोगे? आप पीपीई शेड्यूल से चेक करोगे, पीवी रिपोर्ट से चेक करोगे, एंड इसके अलावा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कैलकुलेशन चेक करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यूएशन, यानी पीपी सही अमाउंट पे तो है ना। अब ये आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो पीपी कैसे डिस्प्ले होता है या पीपी का वैल्यू कैसे आता है? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन लेस इम्पेयरमेंट। तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो कॉस्ट है वो एज पर एएस और इंडेस कैलकुलेट की गई है ना। फिर जो डेप्रीसिएशन है वो एज पर शेड्यूल एंड एज पर आपका एएस इंडेस अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से कैलकुलेट की गई है ना। डेप्रीसिएशन कब से लगता है? रेडी फॉर यूज या पुट टू यूज? तो पुट टू यूज लगता है आपका इनकम टैक्स में, रेडी फॉर यूज लगता है आपका अकाउंट्स में। तो रेडी फॉर यूज से आपका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाना चाहिए। एंड अगर इस बार एसेट्स इम्पेयर हुए हैं तो इम्पेयरमेंट का कैलकुलेशन प्लस उनका रीजनेबिलिटी आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो अगर एसेट के टाइटल डीड्स है तो देख लो उस पे कंपनी का नाम है, कोई परचेज अग्रीमेंट है तो उस पे कंपनी का नाम है। इसके अलावा अगर कोई एसेट हमारे मैनेजमेंट ने एवं ही डिलीट कर दी है, कोई रीजन नहीं है, तो उससे जस्टिफिकेशन मांग लो, डिलीशन का रीजन मांग लो। मेक श्योर करो कि सारे इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि एसेट कोई भाजी नहीं है कि कल बनाया कल ले आए। प्रॉपर हमारा कैपिटल बजटिंग होता है, कोटेशंस होते हैं, अप्रूवल होते हैं, ऑथराइजेशन होते हैं। तो चेक कर लो सब कुछ फॉलो हुआ है ना, सारे एक्सपेंसेस विद इन बजट है ना, अगर बजट के बाहर गए तो प्रॉपरली अप्रूव्ड तो है ना। इसके अलावा सारे एसेट्स का प्रॉपर कोटेशन लिया गया है, मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया गया है, तभी वो एसेट्स खरीदे गए। एंड लास्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो इसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे होता है? तो नॉन करेंट एसेट्स के अंडर आपका, फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आपका, टैंजिबल एसेट्स के अंडर
आता है पीपीई। तो मेक श्योर कि ऐसे ही डिस्क्लोज है वो बैलेंस शीट में, एंड इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स जो भी आपका शेड्यूल 3 रिक्वायर करता है वो सब कुछ फॉलो किया गया है। तो सबसे पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, जो एसेट्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है उसको बोल दो हटाने। पीपीई शेड्यूल सही से मेंटेन्ड है ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस सब फॉलो हो रहे हैं ना, मतलब प्रॉपर कोटेशन, प्रॉपर इनवॉइसेस, प्रॉपर बजटिंग सब की गई है ना। पीपी इनवॉइसेस सारे क्लाइंट के नाम पे होने चाहिए। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट ने एवं ही डिलीट कर दिया है तो उसका रैशनल ले लो। अगर डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट है तो मेक श्योर कि पीपी का जो वैल्यू है इन दोनों को डिलीट करके आ रहा है। डेप्रिसिएशन हर आइटम पे रीजनेबली चार्ज होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर फ्री होल्ड लैंड। सारे आइटम्स जो पीपीई के हैं वो सही से फॉल कर रहे हैं ना, नॉन करेंट एसेट के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर, टेंजिबल एसेट्स में, एंड शेड्यूल 3 द्वारा जो नोट्स टू अकाउंट्स रिक्वायर्ड है वो नोट्स गए हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में सब कुछ डिस्क्लोज है। एंड लास्टली ऑडिटर शुड रिव्यू इंटरनल कंट्रोल ओवर एक्विजिशन लाइक ऑथराइजेशन एंड बजटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ नाफ्रा इन मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। येट अगेन अ रेपिटेटिव क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट आपसे बहुत बार पूछता है। तो नाफ्रा कैसे इंश्योर करेगा कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट इज मेंटेन्ड एंड सारे ऑडिटर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाफ्रा वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकता है, वो कुछ ऑडिटर सिलेक्ट कर सकता है, उनके वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा वो उन वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करके इवेलुएट कर सकता है क्या सबने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो किए, क्या सबने मेजर्स लगाए हैं सो दैट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट इज अपहेल्ड, दैट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट इज नॉट डैमेज्ड, दैट ऑल द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। इसके अलावा अगर उसे कोई और टेस्टिंग प्रोसीजर्स लगानी है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ऑडिटिंग और वर्किंग पेपर्स, तो वो सब भी कर सकता है। सपोज ऑडिटर ने कोई प्रोसीजर लिखा है जो उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको रिकैलकुलेट या रीटेस्ट कर सकता है देखने के लिए कि क्या ऑडिटर ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। कभी कभी नाफरा बाकी ऑडिटर से डॉक्यूमेंट्स मांगता है या रिपोर्ट्स मांगता है, एंड वेर इन इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू राइट कि उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाई हैं विच इंश्योर्स दैट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट इज मेंटेन एंड द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। तो ऑडिटर को लिखना पड़ेगा कि उसने इंडिपेंडेंस चेक की है, इंटेग्रिटी चेक की है, कैपेबिलिटी चेक की है, कॉम्पिटेंस चेक की है, एंड कैसे कैसे चेक किया है, ये सब लिख के नाफरा को रिपोर्ट करना होगा। अब ऑब्वियसली अगर नाफरा को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मांग सकता है। अल्टीमेटली इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर ऑडिटर, तो नाफरा को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मांग सकता है। कुछ भी चेकिंग करनी होगी तो ऑब्वियसली नाफरा के चेयरमैन तो जा जाके चेकिंग नहीं करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस्ड मेंबर जा जाके चेक करते हैं। अब नाफरा ने सोचा ये ऑडिटर को पेनल्टी देके तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास बहुत पैसे है, तो पेनल्टी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको फर्क पड़ेगा इनकी इज्जत पे वार करने से। तो नाफरा जो भी रॉन्ग डूइंग्स होता है या नॉन कंप्लायंसेस होता है वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर सकता है, बट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो उसे हटा देगा। एंड जो भी प्राइवेट मैटर्स होते हैं वो भी नाफरा पब्लिश नहीं करता, बट अगर वो प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो सब नाफरा पब्लिश कर सकता है अपनी वेबसाइट में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नाफरा अलग से रिपोर्ट बनाता है, जो कि ऐसे केसेस होते हैं विच रिक्वायर द अटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, and where there has been any law violated by the auditor, it may decide on further course of investigation और enforcement, जो नाफरा खुद कर सकता है, आईसीआई कर सकता है, अगर वो चाहे तो कोई और बॉडी भी कर सकता है, एंड where situations require तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 भी खत्म। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन 8। सबसे पहला पार्ट है इसका, while conducting the audit of an healthcare organization how will you verify the receipt related transaction। मतलब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जितने रिसीट्स होते हैं उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के मेजर रिसीट्स कहाँ से आते हैं, सबसे पहले पेशेंट से आते हैं। पेशेंट से किस फॉर्म में आते हैं, ऑपरेशन फॉर्म से आते हैं, अगर वो टेस्ट कराते हैं उस फॉर्म से आते हैं, ओपीडी यानी डॉक्टर विजिट करते हैं तो उस फॉर्म से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेक लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में डोनेट करते हैं तो डोनेशन से आते हैं, अगर हॉस्पिटल कोई गेस्ट हाउस खोल दे तो उससे आता है, एंड हॉस्पिटल जो अपने सरप्लस मनी कहीं इन्वेस्ट कर दे तो उससे आता है। तो सबसे पहला आता है पेशेंट से इनकम, वो हॉस्पिटल का आप कैसे वेरीफाई करोगे, थ्रू बिल्स, एंड इन बिल्स को कैसे वेरीफाई करोगे, अदर मेजर्स लाइक वार्ड रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, पेशेंट डिटेल्स रजिस्टर, पेशेंट की सिग्नेचर, ये सब से आप वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर पैथोलॉजिकल
टेस्ट से पैसे आए हैं, तो अगर आपको पता हो कि आप कभी टेस्ट कराने गए हो तो वहाँ पे काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट होती है, जहाँ पे एक रिसीट आपको दे दी जाती है, एक रिसीट हॉस्पिटल खुद रख लेता है, तो आप वो काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट से पैथोलॉजिकल टेस्ट के कलेक्शंस वेरीफाई कर सकते हो। डोनेशंस में आपको वेरीफाई करना होगा दैट एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय सैंक्शन लेटर एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस इट वाज रिसीव्ड। तो बहुत बार कुछ स्पेसिफिक डोनेशन दे दिया जाते हैं और उसमें कह दिया जाता है कि उसको इसी पर्पस के लिए यूज करना, तो मेक श्योर कि हॉस्पिटल उसे कोई और काम के लिए यूज नहीं कर रहा है। अब अगर हॉस्पिटल के पास गेस्ट हाउस है तो उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे? उसको आप वेरीफाई करोगे थ्रू चेक इन चेकआउट रजिस्टर, पेशेंट के डिटेल्स, और इसके अलावा कुछ बिल्स है तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हो, कुछ रजिस्टर्स है तो उससे वेरीफाई कर सकते हो, रिसीट्स है तो उससे वेरीफाई कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर हॉस्पिटल ने अपना सरप्लस मनी कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम आ रहा होगा पीएल में, तो वो आप वेरीफाई करोगे थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। एंड आप देखोगे कि वो 26AS जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है इनकम टैक्स, जिसमें टीडीएस डिडक्टेड सारी चीजें फॉल करती है, उसमें उनका इंटरेस्ट और डिविडेंड फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड टू आवर लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक पोएम बनाया है जिससे आपको ये याद हो, क्योंकि यूजुअली ये एक इग्नोर्ड टॉपिक होता है, तो मैं अपने क्लास में एक पोएम के थ्रू कराती हूँ ताकि बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगे एंड उनको ये याद रहे। तो द पोएम इज सिंपल है, सुंदर सा, क्लियर है उसका फंडाना, ब्रीफ एंड स्पेसिफिक है, एकदम इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव है, बायसनेस को करता है एलिमिनेट एंड ओपिनियन को करता है फर्मली स्टेट, ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज प्रेजेंटेड एंड टाइमली ऑडिट रिपोर्ट देना है इंटेंटेड। अब मैं आपको एक बार इसको दिखा भी देती हूँ वर्ड्स में और पैराग्राफ फॉर्म में, क्योंकि ऑब्वियसली आप पोएम तो लिख के आ नहीं सकते, बट येस दिस पोएम इज अ गुड वे टू रिमेंबर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट। An audit report should be simple and clearly or easily understandable. The audit report should be clear and unambiguous. The audit report should be brief and specific. The report should firmly state whether, in opinion of the auditor, the financial statements represent the true and fair view of performance and state of affairs. The audit report is very much required to reduce or eliminate biasness. The audit report should properly disclose all relevant facts and truth. The report should be unbiased and must be impartial and objective. Only relevant and accurate information should be included in audit report. And lastly, the report should be prepared and presented within the stipulated time for timely decision making. एंड दिस वॉज आर MTP डिस्कशन। तो आपने देखा कि आंसर्स बहुत ईजी थे, MCQs के भी आंसर बहुत ईजी थे। अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आप ऑडिट में 50 on 50 आराम से स्कोर कर सकते हो। प्लस इफ़ यू आर गुड इन अकाउंटिंग ऑल्सो, और अकाउंटिंग का भी आप सही से सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, तो दिस पेपर इज अ मस्ट पेपर प्लानर फॉर योर एग्जामिशन। इसमें इस बार भी आप देखोगे जून 24 में भी बहुत बच्चों ने एग्जामिशन लाया, एंड just accounting या just auditing से it is not possible to get an exemption, so you have to strike and balance। आपको auditing भी अच्छे से पढ़ के जाना है, accounting भी अच्छे से पढ़ के जाना है, दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दोगे एंड इफ यू विल डिपेंड ऑन द अदर सब्जेक्ट, तो वो एग्जाम हॉल में आपको धोखा भी दे सकता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक बैलेंस स्ट्राइक करो, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अच्छे से करो, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अच्छे से करो, एंड मेक इन दोनों में से एक सब्जेक्ट योर कोर सब्जेक्ट ही ये मैं पूरा अच्छे से करके जाऊँगा, बाकी का मैं भले ही थोड़ा सा आधा या इंपॉर्टेंट करके चला जाऊँगा। दोनों सब्जेक्ट में ऐसे मत करना कि आधा आधा छोड़ के जा रहे हो, इट कैन कॉज you problem in the exam hall. So that was it for today. I hope you like the video, and if you do so, do like, share, comment and subscribe. And इसके अलावा अगर आप कुछ और CMA related videos देखना चाहते हैं, so you can comment down below. Thank you.